नेक्स्ट आर्टिकल जो बच्चे हमने करना है दैट इज़ योर राउल्स लॉ. दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ना सबसे पहले राउल्स लॉ, दिस यू माइट हैव स्टार्टेड इन योर प्लस टू ऑल्सो. तो राउल्स लॉ में हमने क्या स्टडी करना है बच्चे कि हमारे पास सोल्यूशन है. वो सोल्यूशन जो है एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर कि सोल्यूशन हमारे दो कंपोनेंट से बना हुआ है. वन इज योर सोल्यूट एंड द सेकंड कंपोनेंट जो है हमारे पास दैट इज योर सॉल्वेंट. अब इसमें बच्चे एक टर्म आती है दैट इज योर वॉलेटाइल एंड योर नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल का मतलब या वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, आई एक्सप्लेन द वॉलेटाइल टर्म. वॉलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर्स बना सकता है, और जो चीज़ वेपर्स बना सकता है वो उसका वेपर प्रेशर होगा. तो इस केस के लिए राउल्स लॉ के लिए हमारे पास दो डेफिनेशंस आएंगी. एक डेफिनेशन बच्चे हमने तब करनी है जब हमारे पास कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल होगा. दैट मीन्स उसमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा सल्यूट जो है विच इज़ लेस इन क्वांटिटी दैट इज़ नॉन वॉलेटाइल. अगर वो नॉन वॉलेटाइल है दैट मीन्स वो हमारे वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बच्चे नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जो वेपर्स नहीं बनाएगा. तो राउल्स लॉ में सबसे पहले आई रिपीट दिस वंस अगेन, हमारे पास एक सोल्यूशन है. उस सोल्यूशन में हमने दो कंपोनेंट्स लिए. एक कंपोनेंट आपका सोल्यूट है, दूसरा कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट है. हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा सल्यूट है दैट इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. अगर वो चीज़ नॉन वॉलेटाइल है दैट मीन्स कोई वेपर्स नहीं बनाएगा. अगर वो वेपर्स नहीं बनाएगा तो बच्चे दैट इज़ नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर वेपर प्रेशर. तो अगर हमारा नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज प्रेजेंट इन योर सोल्यूशन तो दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट. वाई? बिकॉज वो नॉन वॉलेटाइल था, उसने तो वेपर्स बनाए नहीं, तो वो सॉल्वेंट को भी एस्केप करने से प्रिवेंट करेगा. तो जब वो सॉल्वेंट को भी नहीं एस्केप करना देगा तो वेपर प्रेशर जो है ओवरऑल सोल्यूशन का या वेपर प्रेशर जो ओवरऑल सॉल्वेंट का होगा बच्चे वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा. आई रिपीट दिस वंस अगेन दैट इफ यू हैव द प्रेजेंस ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन द सोल्यूशन देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट it is going to reduce the escaping tendency of the solvent molecules into the vapor phase, as a result of which the vapor pressure of the solvent that is going to decrease. So जो ये relationship था that is the lowering of the vapor pressure and concentration of the solution that was given by Raoults. इसकी वजह से बच्चे हमारे पास law आती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, that is called as your Raoults law. Now let us come to the definition. First definition हमारे पास क्या कहती है कि अगर आपके पास solution है and in that solution vapor pressure जो हमने consider करना of the component is equal to what, that is equals to the product of the mole fraction. mole fraction को बच्चे हमने xi ले लिया into the vapor pressure of the component, same component in the pure state. pure state का मतलब है कि वहाँ पे आपके पास कोई impurities नहीं है, कोई solute नहीं है. तो अगर हम solvent की बात कर रहे हैं या component की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम specifically किस चीज़ की बात कर रहे हैं, component की बात कर रहे हैं. तो I'll repeat the definition कि अगर आपके पास solution है तो उस सोल्यूशन में अगर हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट आई जो है दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई इनटू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट. सो ये हमारे पास उसका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया, दैट इज इक्वल्स टू पी आई विच इज इक्वल्स टू एक्स आई क्रॉस पी आई नॉट. अगर सपोज बच्चे आपके पास एक बाइनरी सोल्यूशन है. अब बाइनरी सोल्यूशन हमने पहले पढ़ लिया था. बाइनरी सोल्यूशन का क्या मतलब है, जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक सोल्यूट हो जाएगा और एक आपके पास सॉल्वेंट है. सोल्यूट को हमने क्या बोल दिया, नॉन वॉलेटाइल है. तो हमारे पास नॉन वॉलेटाइल तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा आपके वेपर प्रेशर में. तो यहाँ पे आपके पास वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, दैट इज ओनली बेसिकली बिकॉज ऑफ योर सॉल्वेंट. बिकॉज सॉल्वेंट जो है वही आपके पास वॉलेटाइल होगा. जो वॉलेटाइल है वही वेपर्स बनाएगा. अगर वो वेपर्स बनाएगा तो दैट इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर वेपर प्रेशर. सो हम क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट in the solution that will be equals to mole fraction of the solvent in the solution multiplied by the vapor pressure of the pure solvent. मैं दोबारा से इसको बता देती हूँ नटशेल में. हमने एक सोल्यूशन लिया, उस सोल्यूशन में राजा हमने दो कंपोनेंट्स कंसिडर किए, और सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स ही होते हैं, एक सोल्यूट होता है एक आपका सॉल्वेंट होता है. हमने सोल्यूट को क्या कंसिडर किया कि हमारा सोल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है. नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि वो वेपर्स नहीं बना रहा. तो आपके पास ये कंपोनेंट तो चला जाएगा, तो दैट मीन्स सोल्यूशन विल बी इक्वल्स टू सॉल्वेंट. तो अब वेपर प्रेशर जो होगा सोल्यूशन का वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट को. वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. हम इसको लिख सकते हैं. नाउ इफ द सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, जैसे मैंने आपको बता दिया कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट था तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वेपर प्रेशर में. तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द ड्यू टू द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन. आई विल रिपीट दिस, वी हैव द सोल्यूशन, again we have the solute, we have the solvent, two components are there.
हमने बोला कि ये सल्यूट जो है दैट इज नॉन वॉलेटाइल, एनवी इज योर नॉन वॉलेटाइल, ये हमारा वॉलेटाइल है। जो नॉन वॉलेटाइल है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, दैट मीन्स वेपर प्रेशर सोल्यूशन का अगर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ओनली ड्यू टू योर सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्वेंट ही आपके पास सिर्फ वॉलेटाइल है, और जो चीज़ वॉलेटाइल है वही बच्चे आपके पास वेपर प्रेशर बनाएगा। सो वी कैन हैव दिस इक्वेशन दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंसिडर दिस इक्वेशन दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें हमने क्या लिखा था, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, वो किसके इक्वल था, दैट वाज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। अब देखो बच्चे यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। अगर एक साइड सेम है तो हम दूसरी वाली साइड को इक्वेट कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन that will be equals to mole fraction of the solvent in the solution multiplied by the vapor pressure of the pure solvent. So in terms of this, अब हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को हमने क्या लिख दिया, PS, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हमने क्या लिख दिया, x1। कल आपको मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि हमने जहाँ पे 1 लिया है उसका मतलब होता है सॉल्वेंट इस चैप्टर में, और जहाँ पे आपने 2 लिया उसका क्या मतलब हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू सोल्यूट। तो यहाँ पे बच्चे अब आपके पास वेपर प्रेशर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसको मैंने PS लिख दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन को हमने x1 के साथ लिखा है, x1 सॉल्वेंट की बात हो जाएगी, एंड प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसको हमने क्या लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू P नॉट। सो इसको हम रीराइट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 विच इज इक्वल्स टू PS डिवाइडेड बाय P नॉट। फर्दर बच्चे हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ आपके पास सॉल्वेंट ही होंगे, सोल्यूट भी तो होगा, तो उसमें n2 नंबर of moles of the solute are there which is present in n1 number of the moles of your solvent। तो मोल फ्रैक्शन हमने किया था, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स, दैट इज इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x1 इन दिस इक्वेशन, सो आपके पास क्या हो जाएगा, PS डिवाइडेड बाय P नॉट दैट इज इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड्स 1 माइनस कर दो, दिस इज 1 माइनस PS बाय P नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, P नॉट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट। यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सो दिस n1 गोज विद दिस n1, सो आपके पास क्या बच जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n2 हमने किसके लिए लिया था, दैट इज फॉर योर सोल्यूट, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, x2। So that is another definition of your Raoult's law. So इसको दोबारा से एक बारी देख लो, सुन लो, हमने क्या किया है, हमने Raoult's law स्टडी कर रहे हैं, और उस Raoult's law में हमने क्या स्टडी किया कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज योर सोल्यूट एंड द सेकंड वन इज योर सॉल्वेंट। सोल्यूट जो है बच्चे वो आपका नॉन वॉलेटाइल है, जो चीज़ नॉन वॉलेटाइल होती है वो कभी भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती वेपर प्रेशर में, तो वेपर प्रेशर आपकी किसकी वजह से हो जाएगा, दैट इज ओनली बेसिकली बिकॉज ऑफ योर सॉल्वेंट। एंड फर्स्ट डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं कि आपके पास अगर सोल्यूशन है तो उसमें वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, दैट इज PI इज इक्वल्स टू XI इंटू PI नॉट। अब हमने क्या बोला कि मेरे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है, एक सोल्यूट हो गया, दूसरा आपका सॉल्वेंट हो गया। जब मैंने बोल दिया कि सोल्यूट जो है वो तो नॉन वॉलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो उसके बेसिस पे बचे दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। सो अब इसको क्या लिख सकते हैं, PS इज इक्वल्स टू x1 क्रॉस P नॉट, यहाँ से बच्चे x1 की वैल्यू लिख लो, दैट इज PS डिवाइडेड बाय P नॉट आ जाएगा। x1 इज योर मोल फ्रैक्शन, 1 हमने सॉल्वेंट के लिए लिया था, 2 हम सोल्यूट के लिए लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 दैट इज इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाय n2, ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू PS डिवाइडेड बाय P नॉट दैट इज इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब इस इक्वेशन को जो हमने लिखा है 1 माइनस दोनों साइड कर दो, तो दिस इज 1 माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट, दिस इज 1 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n2। अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट दैट इज इक्वल्स टू x2 दैट इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2।
x2 किसके लिए, 2 हमने किसके लिए यूज किया था, दैट इज इक्वल्स टू सोल्यूट, तो दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट। अब इसमें बच्चे जो टर्म्स आपने याद करनी है, ये जो ऊपर वाली टर्म है पी नॉट माइनस पी एस, दैट इज द वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट माइनस द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, उसको बच्चे हमने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड एज योर डिक्रीज हो रहा है ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लॉरिंग ऑफ योर वेपर प्रेशर। दूसरी तरफ अगर इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू प्योर स्टेट लिया, डिवाइड कर दिया पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, तो उसको बच्चे हमने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड एज योर रिलेटिव लॉरिंग ऑफ योर वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज योर रिलेटिव लॉरिंग ऑफ योर वेपर प्रेशर। और N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 क्या था, X2 के इक्वल, X2 आपके पास क्या था, मोल फ्रैक्शन, 2 किसके लिए था, सोल्यूट का, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन।